अगर जज आपको सुने बिना ही आपको गिल्टी डिक्लेयर कर देता है या एग्जामिनर अपने ही रिलेटिव के फेवर में डिसीजन देता है, तो क्या हम इसको जस्टिस कह सकते हैं? क्या ये एक्सेप्टेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं। इससे बचने के लिए लॉ ने हमको एक शील्ड प्रोवाइड किया है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Very good morning to all my students. My name is Advocate Abhishek Chaube and today we are going to understand the principle of natural justice. ये CLAT exam point of view से हमारे लिए बहुत important है and trust me, there is a high possibility कि इस पर आपको passage बन सकता है. So this was the importance. कौन कौन से principles होते हैं natural justice के जो universally applicable होते हैं और वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बीइंग अ लॉमैन हमें इनको क्यों याद रखना चाहिए? आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इलस्ट्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लैंडमार्क केसेस एंड देयर डेफिनेशन. सो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस: ensuring fair hearings, unbiased authorities and reasoned decision to uphold the rule of law. लॉ बना देना और लॉ को इंप्लीमेंट कर देना सिर्फ यही स्टेट का काम नहीं है, इसे समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है. आपने लॉ बना दिया कि एक व्यक्ति, अगर हमें उस पर रीजनेबल सस्पिशन है, अगर पुलिस ऑफिसर को इस बात का शक है कि ये व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है और अगर इसे रोका ना जाए तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी आने वाले 3 से 4 दिन में कोई बहुत बड़ा अपराध करने वाला है. अब इसको रोकने के लिए पुलिस वाला जो व्यक्ति है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो इस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा. लेकिन मान लीजिए इस व्यक्ति को अगर पुलिस ऑफिसर मारते हुए अरेस्ट करता है या इसको रस्सी से बांध करके पूरे शहर में घुमाते हुए अरेस्ट करता है सिर्फ रीजनेबल सस्पिशन पर, तो क्या यह वैलिड होगा? अरेस्ट कर लेना रीजनेबल सस्पिशन पर वैलिड है. सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को यह अथॉरिटी देता है इन केस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, अगर हीनियस क्राइम है, अगर सीरियस क्राइम होने की संभावना है और अगर पुलिस ऑफिसर के पास इस बात की जानकारी है तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट सीकिंग द वारंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 41 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. लेकिन अरेस्ट होगा किस तरह से, ये भी तो समझने की बात है. तो इसी तरह से कि लॉ आपने बना दिया, लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया, सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी आपको जस्ट, फेयर और रीजनेबल रखना पड़ेगा. सो द लास्ट लाइन, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन. क्या कहना चाह रही है ये आखिरी लाइन स्लाइड की, इसे हम और गहराई से जानेंगे. सो द डेफिनेशन इज unwritten principles developed by courts to ensure fairness, impartiality and reasonableness in decision making by court, tribunal and administrative authorities. Arbitrariness को ये रूल आउट करेगा, arbitrariness को ये दबाएगा, biasness को ये एलिमिनेट करेगा. मतलब यहां पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि दो पार्टी में से एक पार्टी को ज्यादा फेवर नहीं किया जाएगा, एक पार्टी की तरफ ज्यादा बायस नहीं होना पड़ेगा. यही है प्रिंसिपल. आर्बिट्ररीनेस नहीं होगी, बायसनेस नहीं होगी, अब्यूज ऑफ पावर नहीं किया जाएगा बाय द पर्सन सिटिंग इन अथॉरिटी और अनफेयर डिसीजन मेकिंग नहीं होगा. अब हम किस परिप्रेक्ष्य में है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमको ये क्रिस्टल क्लियर हो सके. उससे पहले हम जान लेते हैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है यहां पर आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. मतलब ये
रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, सुप्रीमा लेक्स के बारे में बात करता है। लेक्स मीन्स अगेन लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है बेटा, ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीमा लेक्स मतलब लॉ ही सुप्रीम है, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, सारे ही नागरिक लॉ के प्रति, लॉ के सामने समान है। किसी को भी साथ ऐसा नहीं होगा कि लॉ इसको ज्यादा फेवर करेगा या इसको कम फेवर करेगा। लॉ की नजरों में सभी समान है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, क्रिमिनल लॉ में आप देखेंगे, लेकिन उनके पीछे प्रॉपर रीजनिंग दे रखी है। तो जनरल लॉ क्या है? लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, और लॉ की नजरों में सारे ही नागरिक समान हैं, इक्वल हैं। आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अगर लाइफ ही नहीं है तो बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं बनता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन होल कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 21, जो आपको राइट टू लाइफ का ही नहीं, पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार देता है। और आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ जजमेंट्स, आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ लॉ, एज स्टेटेड बाय द जस्टिस पीएन भगवती, लॉ इज अ डायनामिक कंसेप्ट। लॉ स्टेशनरी नहीं है। अगर लॉ एक बार लिख करके बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, तो 100 से ऊपर संशोधन क्यों हुए हैं उसमें अभी तक 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट क्यों हुए हैं? मतलब कि लॉ जिस वक्त पे लिखा गया है वो पत्थर की लकीर नहीं है। आज जो लॉ हमको लग रहा है प्रॉपर है, एप्लीकेबल है, सभी नागरिकों के वेलफेयर के लिए है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जरूरी नहीं है वैसा ही रहे। जैसे पहले हमारे पास साइबर लॉज नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था। अब आप देख रहे हैं एआई, कितना हमको साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो अब हमको नीड इसकी समझ में आ रही है। पहले सिर्फ एक ही एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और वो भी उसमें सेक्शन 67, उसी से ही सारी चीजों को डील किया जाता था। लेकिन अब लॉ अपना स्टैंड बदल रहा है, स्पेसिफिकली इसी चीज को हैंडल करने के लिए अब लॉज बन रहे हैं। तो लॉ डायनामिक कंसेप्ट है, समाज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से लॉ अपना शेप, अपना फिगर, अपना मीनिंग बदलता रहता है। सो देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमें याद करने में आसानी रहेगी, 3 ही प्रिंसिपल्स हैं। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नो पर्सन can be the judge in his own case. I am repeating it once again. No person can be a judge in his own case. मेरा ही अगर मैटर है और मैं ही अगर जज बन करके बैठा हूं, तो क्या इंसाफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट्स फ्लैश एंड ब्लड, मैं हूं तो इंसान ही ना। हाँ, मैं अपने आप को सजा कैसे दे सकता हूं? मैं अपने फेवर में ही जजमेंट दूंगा। हाँ, ऐसा लगने नहीं दूंगा, बहुत अकल्ट वे में इस तरह का मैं एक्टिविटी करूंगा जिससे मुझे कोई हार्म ना हो। तो लॉ क्या कह रहा है? ऐसे जज को केस जज करने के लिए ना बैठाया जाए। अगर जज किसी भी एक पार्टी के साथ इंटरेस्टेड है, मान लीजिए 2 लोगों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हुआ है, कोर्ट में आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति के साथ मिलकर के जज ने दूसरे शहर में एक प्लॉट ले रखा है, या एक व्यक्ति की, उस एक पार्टी की बच्ची के साथ जज का बेटा जो है शादी कर चुका है, तो यहां पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है बीच में, यहां पे फैमिली रिलेशन आ रहा है बीच में। तो लॉ क्या कह रहा है? ध्यान रहे, इस तरह की सिचुएशन ना बने, इस तरह से नागरिकों का विश्वास ना उठे जुडिशरी पे, कि अगर जज ही इंटरेस्टेड है किसी एक पार्टी के साथ, या किसी एक पार्टी में इन 2 पार्टी से जिनके बीच में केस हुआ है, तो फिर हम प्रॉपर जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन, वी आर कंपोज्ड ऑफ इमोशंस, इट्स फ्लैश एंड ब्लड। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जज को वहां से हटाया जाएगा और ऐसे जज को रखा जाएगा जो कि न्यूट्रल होकर के, बिना किसी पार्शियलिटी के, दोनों ही पार्टीज को समान नजरों से देख करके अपना जजमेंट दे सके। द प्रिंसिपल ऑफ नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। व्हाट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम?
ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब बात यही है बेटा। मान लीजिए अगर मैंने आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया है चोरी का, और जज आपको 3 साल की सजा सुना देता है सिर्फ मेरी इस कंप्लेंट के बेसिस पे, तो क्या ये इंसाफ है? तो क्या ये जस्टिस है? नहीं है माय लॉर्ड। हमें हमारी बात रखने का तो मौका मिला ही नहीं, हमारा जो साइड था वो तो आपने सुना ही नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा, आप दोनों पार्टीज का पक्ष पहले सुनेंगे, आप उसके बाद जजमेंट देंगे, तभी हम जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। सो इट इज द गोल्डन प्रिंसिपल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स ऑडी रूट वर्ड सुनना, ऑडिबल, ऑडियंस, राइट। तो ऑडी मतलब सुनना, किसको सुनना? अल्ट्रम पार्टम को सुनना, मतलब दो पार्टीज को सुनना, वन पार्टी अल्ट्रम, दूसरी पार्टी पार्टम। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, दैट्स इट। लास्ट इज स्पीकिंग ऑर्डर, द रूल ऑफ रीजन डिसीजन। बीइंग अ जज, अगर मैं आपको 3 साल की सजा सुनाता हूं, 7 साल की सजा सुनाता हूं, 10 साल की सजा सुनाता हूं, तो मैं किस आधार पर सुना रहा हूं? What is the reason behind punishing you with the imprisonment that can extend up to 3 years and I am punishing you for the maximum punishment? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये लगा? नहीं। मान लीजिए आगे जाकर के उसने सुप्रीम कोर्ट पर अपील फाइल कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे रीजन मांगेगा कि अरे आप रीजन सप्लाई करिए हमको, आपने किस आधार पर इसको 10 साल की सजा दे दी? और अगर मेरे पास रीजन रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर अब यहां पे केओस हो जाएगा बेटा। सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछेगा आपको किस आधार पर आपने जजमेंट लिखा है, आपको जजमेंट जो आपने दिया, द पर्सन इज लायबल फॉर मर्डर, ये आपका जजमेंट है, रीजन क्या है, किस एविडेंस के आधार पर आपने इसको ये सजा सुनाई है, किस व्यक्ति विशेष, किस गवाह के कहने पर आपको ये लगा कि ये ही व्यक्ति दोषी है, कौन से साक्ष्य वो थे, कौन से प्रमाण वो थे, कौन से गवाह वो थे जिनके आधार पर आपको ये लगा कि इसी व्यक्ति ने गुनाह किया है और इसी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा? आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इट इज अ लॉ। 354 ये कहता है लीगल प्रोविजन, आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 393 ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्ट्रक्चर ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है, जिसमें वो ये बताता है कि एट द लास्ट आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, आपके जजमेंट किस आधार पर दिया गया है, ताकि फेयरनेस हम इंश्योर कर सकें, ताकि जस्टिस हम इंश्योर कर सकें। अगर पार्टी आपके अगेंस्ट में ऊपर की अदालत पर जाती है, वहां पर जो हायर अथॉरिटी है, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो जब आपसे कारण मांगे, जब आपको कारण देना पड़ेगा। इन द केस लॉ ऑफ राहुल गांधी वर्सेस ईश्वर भाई मोदी, डिफेमेशन का केस है, यहां पर राहुल गांधी पर सजा सुनाई गई, राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया, लेकिन यहां पर जो सजा थी वो मैक्सिमम पनिशमेंट दी, और आधार लिखना भूल गए हैं जजेस। यहां पर कोई रीजन ही रिकॉर्ड नहीं किया है जज ने। अब आप बताइए इसको क्या कहा जाए? जुडिशरी जिस पर इतना भरोसा है हमें, अगर वो सजा सुनाएगी बिना रीजंस रिकॉर्ड करे, हाउ इज दिस पॉसिबल? बट दिस हैपेंड एंड दिस इज योर होमवर्क। आप पढ़ के आएंगे, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड द फैक्ट्स, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड द जजमेंट, बट यू हैव टू डाइव deep inside this particular case law, and the name of case is Rahul Gandhi versus ईश्वर भाई मोदी। क्या हुआ था इस केस लॉ में, आप गहराई से जानेंगे, so that you can understand the third concept in more detail with the practical implication of the same. Now let us target each principle one by one with the help of some examples, with the help of landmark judgments, in order to vehement our reasoning. Nemo judex in causa sua. Core meaning, no one should be a judge in his own case. The mandate, no person is permitted to decide a matter in which they hold a personal interest, inherent bias or financial stake. Primary purpose is to unconditionally ensure impartiality and eliminate bias from the decision making process. You can write this down.
अगर जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी एक पार्टी के साथ, या इनहेरेंट बायस है, कोई फैमिली रिलेशन है, या फाइनेंशियल स्टेक है, साथ में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, तो यहां पर या इस व्यक्ति की कंपनी में जज के शेयर्स रखे हुए हैं, जज ने शेयर ले रखे हैं इसकी कंपनी में, तो इसका जेल जाना जज के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी अफेक्ट करेगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जज इसकी तरफ इंक्लाइंड रहे, जज इसका फेवर करे। इसीलिए द प्रिंसिपल इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा sua. No person can be a judge in his own case. The bias diagnostic matrix. Personal bias violation example: a university professor sits on a disciplinary committee deciding a case that involves his own son. Biasness यहाँ पर हो सकती है, there is a possibility. Personal interest violation example: a judge proceeds to hear a case involving a close family member. बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जज यहाँ पे बायस्ड डिसीजन देंगे। पेक्यूनियरी मॉनेटरी फाइनेंशियल, तीनों का एक ही मतलब होता है बेटा, पैसे संबंधित। A government officer awards a lucrative public contract to a company in which he personally owns shares. Subject matter and departmental bias. Context: when a decision maker has prior deep involvement in the subject matter on institutional pressure to rule in favor of their own department, preventing an objective outcome. अच्छा, एक बात सुनिए आप लोग, ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, इससे आपको किस टॉपिक, किस कंसेप्ट, मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूं। 3 इंपॉर्टेंट हेड्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में से यहां पर किस बारे में बात हो रही है, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। अगर आप समझ चुके हैं तो दैट्स परफेक्ट। पिलर 2 ऑडी अल्ट्रम पार्टम, वही दो पार्टीज को सुनकर ही जजमेंट देना है। Hear the other side, the absolute rule that no person should be condemned unheard. Notice the individual must be informed of the allegations. मुझ पर क्या चार्जेस लगे हैं, मुझ पर क्या दोष लगे हैं, क्या एलिगेशंस लगे हैं, कौन सी धाराएं मुझ पर लगी हैं, इन बात की जानकारी मुझे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा, ये जान लेना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्म करना कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है थाने पे, या आपके अगेंस्ट में कोई सिविल सूट फाइल हुआ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे तक आना बहुत जरूरी है, तो नोटिस में आना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी, द इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट देयर केस। अब मेरे सिर्फ नॉलेज में आना ही काफी नहीं है, मेरे नॉलेज में आने के बाद मैं कोर्ट में जा सकता हूं, मैं थाने में जा सकता हूं, मैं वकील हायर कर सकता हूं और मैं अपना पक्ष रख सकता हूं। व्हाट इफ के सामने वाले ने झूठी कंप्लेंट करी है मेरी, इट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में हमने ये चीज देखी है, हाल ही में हमने पढ़ी है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, उसमें हमने यही तो देखा, अगर कोई फॉल्स क्रिमिनल केस करता है आपके ऊपर विथ मैलिशियस इंटेंशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। इसीलिए हमें हमारा पक्ष भी रखना होगा जज के सामने। एविडेंस, द इंडिविजुअल मस्ट बी अलाउड टू प्रोड्यूस देयर ओन एविडेंस एंड चैलेंज एडवर्स एविडेंस। तो अपॉर्चुनिटी मुझे मेरा पक्ष रखने की है, लेकिन साथ ही में मैं ऐसे साक्ष्य, सबूत, प्रमाण, एविडेंस रख सकता हूं जो कि मेरी साइड को और स्ट्रांग बनाएंगे, जो कि ये बताएंगे कि अपराध मैंने नहीं किया है। उस टाइम पर जब व्यक्ति ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, उस टाइम पर मैं तो मूवी देखने गया था, लाइक 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। ओके, सो प्राइमरी पर्पस to guarantee a fair hearing before punitive action is taken. So we are done with the second pillar also. Audi alteram partem, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, इससे आप ध्यान रखेंगे। Alteram partem means दो parties, इधर से आपको याद आ जाना चाहिए कि before pronouncing the judgment, it is very essential to give opportunity to both the sides to present their cases for a fair trial. Then only we can ensure the justice. The expulsion. Student is expelled, never informed of the allegations. Student को निकाल दिया गया, कोई उसको allegations के बारे में inform नहीं किया गया, violation of opportunity to be heard.
एम्प्लॉय को परमानेंटली जॉब से निकाल दिया गया और कोई डिसिप्लिनरी हियरिंग का उसको मौका नहीं दिया, उसको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, उसे सुना बिना ही नौकरी से निकाल दिया, वायलेशन ऑफ फेयर हियरिंग। द कैंसिलेशन, शॉप लाइसेंस इज कैंसिल्ड issued without a show cause notice, complete denial of opportunity to respond, opportunity नहीं दी shopkeeper को respond करने की। So these three are perfect examples for the last pillar that we have just studied. Pillar 3, speaking order, जो मैंने आपको केस लॉ बताया, ईश्वर भाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी। Authorities must provide explicit reason for their decisions to ensure transparency and accountability, and order must speak for itself. Evidence relied upon, क्या क्या होगा जजमेंट के रीजन में, द प्रूफ ड्राइविंग द आउटकम, कौन से वो साक्ष्य सबूत थे जिसके कारण जजमेंट देने में आपको हेल्प मिली है, आपको लिखना होगा। कंक्लूजन रीच्ड, द फाइनल बाइंडिंग डिसीजन किस आधार पर है, फैक्ट्स कंसिडर्ड, क्या फैक्ट्स थे वो केस के, द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस दे आर डिसाइडिंग अपॉन। लीगल रीजनिंग, the logic connecting evidence to law, what was the legal reasoning जो हम अभी सब पढ़ रहे हैं, क्या रीजनिंग थी, what was the ratio decidendi, what was the stare decisis, this is your homework. I have already taught you this, but again, what is ratio decidendi, what is obiter dicta, and what is stare decisis, ये आपका होमवर्क है। This is very important. I have already taught you in the legal lectures with the name of legal reasoning for giving the decision, judicial decision. वीडियो भी अपलोडेड है अलग इन्हीं तीनों चीजों के बारे में, तो अगर आप भूल गए हैं, आपने पढ़ा है तो रिवाइज करें, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो देख करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, और रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ें। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। Valid orders, a government authority rejects a license application and clearly states the legal and factual reason in the rejection letter. That's perfect. Invalid order क्या होगा? A university cancels an admission without explaining any reason to the student. No. Violation, no notice has been given, no information has been provided, no fair chance of hearing has been given. Violation of a speaking order principle. A disciplinary authority imposes punishment but completely fails to mention the evidence relied upon to justify the penalty. Violation of reasoned decision requirement. And please read section 393 of Bharatiya Nyaya Sanhita also and make a note of it. This is two landmark cases that we have to study. First is AK versus Union of India. A selection board member was himself a candidate for the Indian Forest Service. Judgment, even the likelihood of bias violates natural justice. It is very important. Even the possibility, even the likelihood of bias violates natural justice. अगर थोड़ी बहुत भी possibility है तो हम उसको risk नहीं ले सकते हैं उस चीज का। हमको नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत सीरियसली फॉलो करना होगा। Expanded applicability of natural justice, blurred the distinction between administrative and quasi-judicial function, established the fairness is required in all decision making. The right-hand side case law, Maneka Gandhi versus Union of India, is very important constitutional law for you guys. Facts were government impounded, seize कर लिया था, impound कर लिया था मिनेका गांधी का पासपोर्ट बिना कोई आधार पे, बिना कोई रीजन दिए और ना ही उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया। तो जजमेंट क्या आया? एनी प्रोसीजर अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, कोई भी अगर प्रोसीजर भी है जो कि जरूरी है लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए तो वो प्रोसीजर भी वो प्रोसीजर भी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसको सीधा सीधा लिंक कर दिया नेचुरल जस्टिस को विद आर्टिकल 21। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेंस। एक्सपांडेड प्रोसीजरल फेयरनेस एंड बिकेम द एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, मेक अ नोट ऑफ इट एंड दिस शुड बी रिटन इन योर नोटबुक in neat and clean handwriting. Now, uphold rule of law, ensure decisions are lawful, transparent and accountable. It protects individual rights,
it promotes fairness, it enhances public confidence in judiciary, and it also controls abuse of power. So this is the last slide. In short, you can take a screenshot or you can also make a note of it. Nemo judex in causa sua. No one should be a judge in his own case. Absence of bias. Audi altrum partem. Hear both the sides. Fair hearing. Speaking order. Decision must contain reasons which will ensure the transparency. So the ultimate takeaway is natural justice is an unwritten principle of fairness grounded in Article 14 and 21 and cemented by landmark cases like Kripak and Maneka Gandhi versus Union of India. Every person must receive a fair hearing before an unbiased authority supported by clear reasons. So that's all for today's lecture. We are done with the three principles of natural justice. It is very important. I hope you have taken down the notes. And still, if there is any doubt, any confusion, you can drop your doubt in a comment section. I'll clear your doubt in a comment section as soon as possible. Take care. That's all for today's lecture. See you soon in next lecture.